हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से रिलेटेड है। और अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में करीब करीब 5 नंबर कंटेन करता है। और इस बार भी बोर्ड का एग्ज़ाम में 5 नंबर का सवाल आया है। हर साल आता है, किसी न किसी तरीके से उसको पूछता है। तो आप सभी बच्चों से मेरा एकदम पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पर आपका फुल्ली कमांड होना चाहिए ताकि 5 नंबर ना छूटे। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है वो आप हेडिंग देख लीजिए, लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आप क्लास 10th में भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, 2x2 वेरिएबल का आप सॉल्व करते हैं 10th क्लास में। टू वेरिएबल का यहाँ भी सॉल्व करना है और हम लोग 3 वेरिएबल भी सॉल्व करेंगे, है ना। बट वहाँ पर हम लोग यूज क्या करेंगे, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछता है। प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन का जो टाइप है कि लेट इक्वेशन का जो टाइप है पहले उसको हम लिखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। या मान लीजिए कि आपके पास ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो 3 इक्वेशन दिया हुआ है इसमें 3 वेरिएबल्स भी हमारे पास है और इसमें हम लोगों को x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है ना, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, देखिए हम लोग ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, किस फॉर्म में लिखेंगे, राइट दिस मैट्रिक्स, राइट दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है इस तरीके से ax इक्वल टू बी। ठीक है, ax इक्वल टू बी। मान लीजिए कि ये b है हमारा, ये वाला पोर्शन b है। इसका ऑर्डर देखिए आप, 3 रो है और 1 कॉलम है, यानी जो b है वो 3 रो 1 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। मतलब ये भी, इसका प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए। आप देखिए ये जो a है, a जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वो a क्या है, a इज़ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ए को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। किसका कोएफिशिएंट भाई, तो एक्स वाई जेड जो है ना वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट, माने एक्स का कोएफिशिएंट a1 a2 a3 है। तो ऐसे ही यहाँ लिखिए a1 a2 a3। यहाँ हो जाएगा b1 b2 b3, ये हो गया c1 c2 c3, ये हो गया a। x क्या है हमारा, x इज व्हाट, वेरिएबल जो यूज किया है एक्स वाई जेड। अब b हो गया हमारा जो कांस्टेंट का इस्तेमाल करता है d1 d2 d3। अब आप देखिए ये जो है वो 3/1 का है, ये 3/3 का है और ये भी 3/1 का है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जब हम 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो बीच का इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल है। तो फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1 का होगा। देखिए है 3/1, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स कैन आल्सो बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस, लाइक इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद करते क्या है, देखिए यहाँ के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होता है Ax = b जब हम लोग लिखते हैं तो इसके बाद आता क्या है कि हम लोग इसको लिखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा x = A 1 b। हम लोग करते क्या है कि दोनों तरफ A 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्री मल्टीप्लाई ऑफ A 1। जैसे ये जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसके पहले हम लोग करते क्या है कि A 1 का यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, A 1 का यहाँ भी मल्टीप्लाई किए। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो A × A 1 या A 1 × A हो जाता है I, है ना। ये किसके इक्वल हो गया, I, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो Ix बन जाता है ये Ix कंप्लीट मिल गया x, ठीक है, क्लियर है। तो x = मिला A 1 b। अब जैसा कि हम जानते हैं कि A 1 का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A × b, इस तरीके से हम लिख लिए। यानी ये कंप्लीट हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है। अब यहाँ के बाद ना ये दो केस में ब्रेक करता है, ठीक है। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब इन्वर्स हम फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो नीचे लिखा हुआ है ये कभी 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 आएगा तो हम इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके बाद अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट, अब देखिए इसके बाद ना 3 केस बनता है। 3 केस इन द सेंस कि 2 ही केस उसको मोटा मोटी मान करके चलिए कि जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, है ना, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इस तरीके से। बट आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर में, वो यूनिक सॉल्यूशन से ही आएगा, ठीक है। तभी थोड़ा बड़ा भी बनेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखिए अब 2 केस में क्या करता है कि डिटर्मिनेंट अब यहाँ के बाद 2 केस में ब्रेक करता है। अब देखिए ये ऐसे ध्यान दीजिएगा ज़रा। अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स A है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नहीं आया 0 तो वहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये कहलाता है कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये दूसरा केस है जिसमें डिटर्मिनेंट होता है 0, क्लियर है। इसमें डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। अब 0 जब आ जाता है तो ये 2 पार्ट में फिर ब्रेक करता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। डिटर्मिनेंट जब 0 आया तो पहला पार्ट है कि मान लीजिए कि इसमें एडजॉइंट ऑफ A और B, ऊपर वाला दोनों मैट्रिक्स है, ये तो वैल्यू देता है ना, 0 1 2 लाइक दैट, ये तो वैल्यू देता है, बट ये दोनों तो मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मान लीजिए कि O आया, O मतलब 0 मैट्रिक्स, ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है ये। अगर ये O आया मतलब 0 मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, इस तरीके से, तब इस केस में होता क्या है, इस केस में होगा क्या, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या होगा, ये कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। बट इनकंसिस्टेंट में भी 2 पार्ट क्या होगा, एक हो गया एडजॉइंट ऑफ B = 0 मैट्रिक्स और दूसरा हो गया एडजॉइंट ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बोल दिया कि समथिंग अपॉन 0, तो क्या बोलेंगे उसको हम, समथिंग अपॉन 0 मतलब क्या, अनडिफाइंड बोलते हैं, मतलब नो सॉल्यूशन, इस तरीके का आपको मिल रहा है। इस केस में मिलता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इस केस में मिलता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में। अब इसको याद रखिएगा हमेशा
कि x इक्वल टू क्या लिखा है, ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स का एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट जब जीरो नहीं आया, मतलब जीरो नहीं आया, इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पर जो ए है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार पूछ दिया था कि एक मैट्रिक्स लिख के दे दिया और बोला कि x की वैल्यू बताइए, उसमें साइन कॉस भी ऐसा कुछ एलिमेंट के फॉर्म में था, तो लिखा हुआ था कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। वो डिटर्मिनेंट जीरो निकालिए, जीरो पुट करिए, x की वैल्यू निकालिए। ऐसा सवाल दिया हुआ था जो 5 नंबर का क्वेश्चन था। हम करेंगे, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट पार्ट, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अब आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि ऐसा शायद ही हो कि ये वाला पार्ट डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, नहीं मिलेगा। अगर हो सकता है कि एक दो नंबर का सवाल ऐसा पूछ दे कि अगर बोले आपको कि एक इक्वेशन लिख के पूछ दिया कि कंसिस्टेंसी चेक करिए, तब उस केस में हम डिटर्मिनेंट देखेंगे जीरो आया कि नहीं आया। अगर जीरो आया तो इनकंसिस्टेंट बोल देंगे, और जीरो नहीं आया तो कंसिस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बट उसकी चांसेस कम ही है कि ऐसा सवाल आ जाए। बट मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट है जो हमको बताना है, बहुत ज़रूरी था। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल हम लिए हैं जिसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, और हम लोगों को x और y की वैल्यू बताना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स, ऐसे लिखा रहता है। तो मैट्रिक्स ही यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं कि सिंपली आप जो मेथड जानते हैं 10th क्लास में उसका यूज़ किए, सोल्व कर लिए, तो ऐसा यूज करना नहीं, नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दिया रहे उसमें आपको एक काम करना क्या है, मान लीजिए x और y जो वेरिएबल होगा वो LHS में रखिए, कांस्टेंट पार्ट उठा के RHS में रखना है। मान लीजिए लिखा रहता 5x + 2y - 3 = 0, तो 3 उठा के उधर रखना है। एक पार्ट होगा जिसमें हमारा वेरिएबल पार्ट होगा LHS में, और एक पार्ट होगा जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होगा RHS साइड में। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ax = b, where a is what, a is कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। a के लिए लिखना क्या है, 5, 3, 2 और 2। x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा वेरिएबल जो आप ले रहे हैं, और b क्या हो जाएगा, 3 और 5। यानी इसको अगर ऐसे लिखें 5 2 3 2 a x और what b। ठीक है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x = लिखते क्या है, a इन्वर्स ऑफ b। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट पर आ गए जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आपको निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कहता क्या है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए आप। अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है इसका तो कैसे निकालेंगे, 5 2 = 10 - 3 2 = 6, जो कि आया 4, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। चलिए, अब ये 0 नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग को करना क्या है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। हम लोग जानते हैं इसको निकालना। ठीक है, नहीं तो आपको पता है तो आप वीडियो देखिए मेरा, उसमें हमने बताया है माइनर्स एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, जस्ट इसके पीछे का जो
लेक्चर है उसमें हमने इन्वर्स निकालना बताया है। सबसे पहले माइनर निकालिए। कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालेंगे। माइनर कैसे निकाल, 2/2 का माइनर बहुत आसान होता है। 5 इस अब कुछ नहीं करना है आपको, डायगोनली एलिमेंट को इंटरचेंज कर लीजिए। 5 की जगह 2 लिख लेंगे, इस 2 की जगह 3 लिख लेंगे, इस यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे। इस ऐसे इंटरचेंज कीजिए, इसको इधर लिख लिए, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, बस यही तो करना है, इंटरचेंज कर लेना है बस। ये माइनर निकल गया। कोफैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालने के बाद ऑड प्लेस पर जो एलिमेंट होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो ऑड प्लेस पर एलिमेंट क्या है, यही दोनों ऑड प्लेस पर आया। ऑड प्लेस कैसे पहचानते हैं भाई, 1 1 देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले जो भी 3/3 हो चाहे 2/2 हो, ये इवन प्लेस है तो जस्ट इसके बगल वाला ऑड होगा। ऑल्टरनेट इवन ऑड, इवन ऑड, ठीक है। या पोजीशन से पकड़ सकते हैं। 1 1 मतलब 1 + 1 2 आया, इवन आया। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3 ऑड आया, तो ये इवन ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। तो ऑड प्लेस पर जो एलिमेंट होता है उसका साइन चेंज कर देते। इस 3 है तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए। ये निकला कोफैक्टर। अब हमको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो में है वो कॉलम में चला गया, ये जो रो में है वो कॉलम में चला गया। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब एडजॉइंट भी निकल गया, डिटर्मिनेंट भी निकल गया, ये तो इन्वर्स हमारा निकल जाएगा। तो अब करना क्या है, एक्स निकालने के लिए करेंगे क्या, ए इन्वर्स बी है, ए इन्वर्स की जगह इसको लिखना है। देखिए लिखते कैसे हैं, पहले आप ऐसा करिए 1/4 पहले लिख लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो नीचे है। अगर हमको इन्वर्स, फिर से हम लिख देते हैं, अगर हमको इन्वर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट, ऐसे लिख लीजिए पहले। अब ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसको 4 साइड में लिख लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन दिस एडजॉइंट ऑफ ए एंड दिस, इस तरीके से लिख लीजिए पहले, ठीक है। ये काम पहले कर लेना है, इसको साइड में रख लिए। अब हमारे पास एडजॉइंट क्या है भाई, एडजॉइंट जो आया है ये है एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसको यहाँ लिख लीजिए 2 - 2 - 3 5, ये हो गया एडजॉइंट। यहाँ पर क्या लिखना है, बी क्या है हमारे पास 3 5 है, बी क्या है 3 5, तो यहाँ लिख लिए 3 5 इस तरीके से, ठीक है। अब हमको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। देखिए अब इसके बाद करेंगे क्या, 1/4, चलिए अब इसको करना है मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो बीच वाला इक्वल है, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या मिला, 2/1 का मिला। 2/1 का जो मैट्रिक्स होगा उसको लिखते कैसे हैं, 2/1 के मैट्रिक्स को A11 फर्स्ट रो, मतलब 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 1 2 और 1, 1 1 और 2 1, यही ना आएगा। फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो यही आएगा, यही ऑर्डर होगा 1 1 और 2 1। 1 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6 प्लस फार्मूले में आता है, फिर -2 × 5 हो गया -10, ठीक है। उसके बाद है 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा -9 प्लस 5 5 25, ये आया। तो x = हो गया 1/4, क्या आ रहा है 6 - 10 -4 -9 प्लस 25 हो गया 16। अब क्या करना है, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अब 16 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा। आई x किसके इक्वल हो गया भाई, x और y, मतलब जो फाइनल आंसर हमारा हुआ वो आएगा x =
-1 एंड y इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब इसको चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू -1 यहाँ पुट करिए तो आ जाएगा -5 और y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, आ गया आंसर। सही है। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो ये सॉल्यूशन है उसमें हमने मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किए हैं। अगर इसको इजली वे में करना होगा तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो तरीका इस्तेमाल करना नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें 3 वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 वेरिएबल है, कैसे करेंगे? प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट Ax इक्वल टू B, वेयर A इज व्हाट? ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हो गया x, ये हो गया B। ठीक है, अब ये क्या लिखना है? x का कोएफिशिएंट देखिए 1 2 1, y क्या है? -1 1 1, z क्या है? 1 -3 1, x y z, b है 4 0 2। क्लियर है। अब हम लोगों को निकालना है x y z की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस है। यहाँ जो लिखा है ax इक्वल टू b, इसको हम कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू a इन्वर्स ऑफ b। फिर उसके बाद a इन्वर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं भाई? हम बताए थे कि x इक्वल टू a इन्वर्स b है, तो a इन्वर्स की जगह आप लिखें एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट। इसको भी हम फर्दर लिखने के लिए इस तरीके से बोले हैं कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ऐसे लिखिए इसको, है ना, इस तरीके से। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट पार्ट को बाहर निकाल लीजिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, है ना। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालना है तो कैसे निकलेगा? अब देखिए डिटर्मिनेंट निकालने भाई आना चाहिए सबको, अगर नहीं आता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, तो यहाँ पहले साइन दे दीजिए प्लस माइनस प्लस। मान लीजिए अलोंग R1 का इस्तेमाल किए, रो 1 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। कैसे करेंगे? तो प्लस माइनस प्लस ले लिए। अब कैसे निकालिएगा डिटर्मिनेंट भाई? तो 1 ले लिए, ये 1 हो गया। ये रो नहीं लिए, ये कॉलम नहीं लिए, जो बचा वो लिख लीजिए 1 -3 1 और 1। उसके बाद है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये रो नहीं, ये कॉलम नहीं, तो 2 -3 1 1, 2 -3 1 1। फिर है +1, फिर क्या आ जाएगा? +1, तो आ जाएगा ये रो नहीं, ये कॉलम नहीं, तो 2 1 1 1 हो गया। क्लियर है। अब निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। क्या आ जाएगा भाई? 1 × 1 माइनस, माइनस फार्मूले में होता है, ये -3 देगा जो इसको बना देगा +3, +1 2 माइनस, ये -3 देगा जो इसको बना देगा +3, +1 2 -1। तो डिटर्मिनेंट कितना आया? 3 + 1 4, +3 + 2 5, +1 5 4 9 और 1 10। ये है हमारा डिटर्मिनेंट।
जो आया 10, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है एडजॉइंट निकालना, ये वाला पोर्शन, ये इसमें इतना काम करिएगा 1 नंबर मिलेगा। अब इसके बाद एडजॉइंट निकालिएगा तो उसमें 2 नंबर मिलेगा। फाइनल सॉल्यूशन दे दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर आ गया, ख़त्म कहानी। यही स्टेप मार्किंग होता है। एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम करते क्या हैं भाई, एडजॉइंट का फॉर्मूला होता क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। हम बार बार कहते हैं जब भी कोफैक्टर निकालना हो माइनर पहले निकाल लीजिए। अब हमको माइनर निकालना है, तो माइनर के लिए तो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, ठीक है। हम इसको ना इस मैट्रिक्स को जरा एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनर कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइनर कैसे निकालते हैं। अब अलग अलग एक ही चीज़ को बार बार नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा आप भी मेहनत करिए, थोड़ा हम भी मेहनत करेंगे, दोनों मिल के करेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए 1 1 निकालना, मतलब देखिए 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। तो इस 1 का माइनर क्या हो जाएगा, ये रो नहीं कॉलम नहीं, डिटर्मिनेंट निकालिए 1 माइनस ऑफ माइनस, यानी ये हो जाएगा 4। ये ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ है ना, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। चेक कर लीजिए इसका माइनर क्या होगा, ये रो नहीं कॉलम नहीं, 2 माइनस 3 1 1, यानी 2 और माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 3 5 हो गया। 1 के लिए चलेंगे, ये रो नहीं कॉलम नहीं, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब इस 2 के लिए चलना है तो ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, तो माइनस वन मिल कर के दे दिया -2, ठीक है। इस 1 के लिए चलना है तो ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, तो 1 -1 0। देखिए भाई या इसमें ना गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर माइनर गड़बड़ हो गया तो कहानी ख़त्म है, यहीं तक नंबर मिलेगा। माइनर में एक एलिमेंट भी गड़बड़ हो गया तो आपका 5 नंबर गया, सिर्फ 1 नंबर यहाँ मिलेगा, बाकी 4 नंबर में संघर्ष करिएगा। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है देगा कि नहीं देगा, अब वो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। -3 का माइनर निकालना है, ये रो ये कॉलम, तो हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। इसका भी सरल उपाय है। जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं ना XYZ का, तो इक्वेशन में रख के चेक कर लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो अगर 5 नंबर का सवाल है तो 10 मिनट दीजिए कम से कम। 5 नंबर का मान लीजिए 4 सवाल है, 20 नंबर है, तो हर सवाल में 10-10 मिनट दीजिएगा, 40 मिनट दीजिए, 20 नंबर आ जाएगा। 20 नंबर MCQ बहुत जल्दी बन जाता है। 40 बचा 40, कितना समय लगेगा? 1 घंटा में हम 5 नंबर MCQ दोनों बना सकते हैं। बचे हुए 2 घंटे में हम 3 नंबर 2 नंबर कर लिए, ख़त्म कहानी, हो गया। और क्या, टाइम मैनेज करना सीखिए। 1 का इसका माइनर निकालना है, ये रो नहीं कॉलम नहीं, तो ये हो गया 3 - 1 2 हो गया ये, ठीक है। इस 1 का निकालना है, ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, -3 - 2 हो गया -5। इस 1 का निकालना है, ये रो नहीं ये कॉलम नहीं, तो 1 + 2 3 हो गया ये हो गया माइनर, ठीक है। जैसे ही माइनर निकलेगा अगला स्टेप हमारा होगा कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, हमने बताया। कोफैक्टर निकालने के लिए जब भी आप माइनर फाइंड करते हैं तो कोफैक्टर के लिए करना क्या है कि आप देखिए कि अगर माइनर निकल गया तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको देखना ये है कि ऑड प्लेस पर जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ऑड प्लेस कहेंगे किसको, देखिए अगर ये इवन है तो ये ऑड है, 1 1 1 2, 1 + 2 3, तो ऑड प्लेस ये है ऑड प्लेस, ये है ऑड प्लेस, ये है ऑड प्लेस, ये है ऑड प्लेस। कुछ नहीं करना है, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, जहाँ जहाँ ऑड आया वहाँ वो लिख दीजिए, इवन
ऑड, इवन ऑड, फिर ऑड के बगल में इवन, फिर ऑड, ऑड के बगल में इवन, फिर ऑड, ये ऑड है, फिर इवन, और ऑल्टरनेट होगा। इवन इवन कभी एक साथ नहीं होगा, ऑड ऑड एक साथ नहीं होगा। जब इवन है तो बगल वाला ऑड होगा ही होगा। जैसे अगर इवन बोले हैं तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, क्योंकि इसके जस्ट बगल में है। क्लियर है? अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा, इवन के बगल में फिर ऑड हो जाएगा, फिर ऑड है तो इवन होगा, और फिर यहाँ पर ऑड हो जाएगा। ऑड है तो यहाँ जाहिर सी बात है इवन होगा। इस तरीके से हम लोगों को करना है। या जो डायमंड का शेप बनाता है ऐसे, है ना, हम लोग ताश का पत्ता देखते हैं ना डायमंड, इस तरीके से। तो जो डायमंड का शेप बनाता है वो ऑड प्लेस है, उसका कुछ नहीं करना है, साइन बदल दीजिए बस। जैसे ये 4 है तो ये -5 लिखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये -2 से 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 2 से -2 हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -5 से 5 हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं हम कर रहे हैं, ऑड प्लेस का जो एलिमेंट है उसका बस साइन चेंज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। जो बच्चा माइनर निकाल लेगा वो कोफैक्टर भी निकाल लेगा। क्लियर है? ये है कोफैक्टर। कोफैक्टर का जैसे ही हम ट्रांसपोज करते हैं क्या निकल जाता है? एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा भाई? कैसे निकलेगा एडजॉइंट? अब देखिए, हम फाइनल अब एक्स लिखने जा रहे हैं, या लिख देते हैं। चलिए थोड़ा सा कष्ट और करते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम लिख रहे हैं एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट कैसे लिखते हैं। एडजॉइंट होता क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ये है हमारा कोफैक्टर, और टी लग गया तो बना ट्रांसपोज। अभी जो रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख दीजिए। 4 -5 1, फिर 2 0 -2 है, रो में है, उसको कॉलम में लिख लिए। और जो 2 5 3 है उसको कॉलम में लिख लिए। यानी जो R1 था वो C1 बन गया, जो R2 था तो C2 बन गया, और जो R3 था वो C3 बन गया। तो इस तरह से हमारा निकल गया कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब हमको x निकालना है। तो x इक्वल टू लिखते क्या, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं हम? 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। लिखना आपको, आप भी ऐसे ही लिखिए, ठीक है, तो ज़्यादा ज़रा आसान होगा सॉल्व करने में। तो x इक्वल टू हम लिख रहे हैं, चलिए 1 बाई डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट है 10, तो लिखे 1/10। ठीक है, एडजॉइंट कितना है भाई? 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। यहाँ पर आ जाएगा b कितना हमारे पास है? 402 है। क्या है? 402। अब हमको इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे भाई मल्टीप्लाई? तो ये 3/3 है और ये 3/1 है, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा? 3/1। ऐसे ही देखिए ना, ये जो x होता है वो क्या होता है? x क्या है भाई? x/z है 3/1 का, तो ये भी मैट्रिक्स 3/1 का ही बनेगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ है x इक्वल टू 1/10। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए। 3/1 का मतलब होता क्या है? 3/1 का मतलब क्या है? 3/1, तो A11 A21 और A31। 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है ज़रा बताइए? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 2 जा 4 हो गया। फिर क्या है? 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया -20 प्लस 0 प्लस 5 2 जा 10। फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4 प्लस -2 इंटू 0 0 प्लस 3 2 जा 6 निकल गया। अब x इक्वल टू 1/10 कितना आता है?
इसको ज़रा देख लेंगे, देखिएगा ज़रा। तो x इक्वल टू है 1/10, ये आता है 16 और 4 20, ये हो गया -10 और ये हो गया 10। अब हम सबको अगर 10 से डिवाइड करें तो आएगा 2 -1 और 1, और यह है किसके इक्वल, x y z। तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है 1। यही हमारा सॉल्यूशन आया है। अब इसको चेक कर सकते हैं, अभी सही है गलत है, तो इक्वेशन है ना हमारे पास लिखा हुआ, उसमें रख करके चेक कीजिए कि सही बनाए कि गलत बनाए। देखिए करना क्या है, अगर गलत आएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसको चेक करने में क्या जाता है, 5 नंबर का बात है भाई, थोड़ा चेक कर लेंगे। x की जगह पुट कर दिए 2 माइनस, y की जगह पुट किए -1 प्लस, और z की जगह रखे 1, तो 2 + 1 + 1 मिल गया 4। देखिए 4 आया कि नहीं आया। अब इससे कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई हम सही बना रहे। मन करा थोड़ा दूसरा वाला चेक कर ले भाई, नीचे वाला चेक कर लेते हैं। x की जगह रखे 2 प्लस, y की जगह -1 प्लस, z की जगह 1, 2 - 1 1 प्लस 1 2 आ गया। देखिए ये भी 2 है, आ गया, मतलब करेक्ट सही है। ठीक है, अगर मिस्टेक होता तो पहला वाला ही गड़बड़ हो जाता, ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला गड़बड़ हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना रहता है। अगला जो हमारा क्लास होगा, इस पर जो हम लेक्चर देंगे इस टॉपिक पर, उसमें जो इम्पोर्टेंट एक टाइप तो ये हो गया, ये टाइप 1 प्रॉब्लम, इसको हम टाइप 1 में रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 2 टाइप और करवाएंगे, टाइप 2 टाइप 3। ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं आता है बोर्ड में। टाइप 2 और टाइप 3 क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप इसको देखिए, समझिए, समझ में आता है लाइक कमेंट भी किया कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। बहुत मेहनत लगता है, देखिए कितना गर्मी लग रहा है, पंखा चालू नहीं करते हैं आवाज़ आता है, तो आपके आवाज़ में भी वो गूंजेगा, पंखा का हना 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 करेगा। तो इससे अच्छा है कि भैया हम गर्मी में रहें, शांति से पढ़ाई हो और कुछ काई कोई का आवाज़ न जाए, अच्छे से आप पढ़ लें। ठीक है, शांति रहेगा तो मज़ा आएगा सुनने में और समझने में भी। इसलिए इसको प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन बनाइए, खुद से देखिए बना करके बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।